हाय गाइज, आप सबका सांगवान एजुकेशन हब पर स्वागत है। और आप देख रहे होंगे आज हम एक और नई सीरीज आपके सामने लेकर आए हैं। और ये हमारी जो सीरीज है ये रीड प्रीवियस ईयर की है। किसकी है? रीड प्रीवियस ईयर के PYQ चल रहे हैं आपके। और आज का जो सेशन रहेगा, यानी अगर हम बात करें कि आज हम कौन से PYQ की बात करेंगे, तो आज का हमारा जो PYQ रहेगा वो कौन सा रहेगा? साइंस का रहेगा। यानी कौन सा सब्जेक्ट है? साइंस। 1 बाय 1 करके हम पिछले 5-6 साल के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं रीट के, उन सबको यहाँ पर PYQ के थ्रू हल करवाने की पूरी क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके सामने जो PDF ओपन है वो क्या है? हमारी PYQ की PDF ओपन है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? यानी ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें क्रिस्टी पाई जाती है? तो गोल्जिकाई है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःद्रव्य जालिका है, या हरित लवक है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको करेक्ट बताना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या बात कर रहे हैं व्याख्या के अंदर कि क्रिस्टी की रचना इकाई झिल्ली की तरह होती है। बाहरी झिल्ली सपाट होती है परंतु भीतरी झिल्ली अंदर की तरफ माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा में हाथ की अंगुलियों की भांति रचनाएं बनाती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। तो इस तरह से हमने हमारा पहला क्वेश्चन देख लिया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है कीटाहारी पादप कौन सा है? और आपको क्या दे रखे हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें से आपको बताना है कि जो कीटाहारी पादप है वो कौन सा है। तो अगर हम क्या करें, कीटाहारी पादप की बात करेंगे तो फर्स्ट बोल रहा है कुस्कुटा है, सेकंड है हमारा करेक्ट हो जाएगा यानी यूट्रिकुलेरिया। अब यूट्रिकुलेरिया क्या है? एक कीटाहारी पादप है जिसकी पत्तियां छोटे छोटे खंडों में बटी होती हैं। यानी इसकी जो पत्तियां हैं, पत्तियां वो क्या होती हैं? छोटे छोटे खंडों में विभक्त होती है, यानी कि बटी हुई होती हैं। कुछ खंड रूपांतरित होकर थैली जैसी रचना बनाते हैं। यानी इसी में से कुछ खंड क्या होंगे? रूपांतरित होंगे, बदलेंगे और वो एक थैली के जैसे क्या बना लेंगे? संरचना बना लेंगे, जिसे खोखला कक्ष भी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी के अंदर हमें एक और क्वेश्चन दे रखा कि सौरमंडल में लाल ग्रह कौन सा है? यानी हमारा जो सौरमंडल है उसके अंदर लाल ग्रह कौन सा है? और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो अगर हम लाल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह हमारा क्या है? लाल ग्रह है। इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे व्याख्या की बात करें तो सौरमंडल में लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। यानी लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। यह सूर्य की दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। यह सूर्य की दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह है? चौथा ग्रह है। सौरमंडल का दूसरा छोटा ग्रह है। और सौरमंडल का क्या है? मंगल ग्रह दूसरा छोटा ग्रह है। इसका रंग इसकी मिट्टी में लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये क्या पाया जाता है? लाल रंग का पाया जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे कि जो मंगल ग्रह है वो लाल पाया जाता है, वो किसके कारण पाया जाता है? तो क्या बोलोगे आप? लोहे ऑक्साइड के कारण क्या पाया जाता है? लाल रंग उसमें विद्यमान रहता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, डॉट्स किसका लघु स्वरूप है? और आपके पास 4 ऑप्शन है। तो अगर हम डॉट्स की बात करें तो प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार लघुपथ, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जैसे डॉट्स का पूरा नाम प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार लघुपथ डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है। क्या होता है? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा भोजन समूह है किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुर
जो ऊर्जा की मात्रा है वो प्रचुरतम है, यानी ऊर्जा की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है जिसके अंदर, आपको वो बताना है। और आपको क्या दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे पहले की बात करें तो अनाज, मिलेट, दाल, सब्जियां और फल, दूध, दुग्ध उत्पाद, अंडा, मांस, मछलियां, और चौथा ऑप्शन दे रखा तेल व वसा एवं दृढ़ फल व तिलहन। तो चौथा ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेल, वसा, दृढ़ फल एवं तिलहन में भोजन समूह है। किलो कैलोरी प्रति ग्राम के आधार पर ऊर्जा की जो मात्रा है वो प्रचुरता में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ल्यूटिनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। हमें 4 ऑप्शन दे रखे और उन 4 ऑप्शन में से क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन क्या है, सही है। तो हम पहला है कि यह लीडिंग कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीपित करता है, यह एक तंत्रिका हार्मोन है, यह ग्राफी फूटक से स्रावित होता है, यह एफएसएच के साथ संक्रमण नहीं दर्शाता। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी यह लीडिंग कोशिकाओं में जो टेस्टोस्टेरोन उत्पादन होता है उसके लिए क्या होता है, उद्दीप्त करता है। अगर हम ल्यूटिनकारी हार्मोन की बात करें तो ये पुरुषों में अंतराली कोशिकाओं को प्रभावित कर नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को प्रेरित करता है, जबकि स्त्रियों में कौन सा पाया जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। यहां से आपको 2 चीजें याद रखनी है, नर और मादा। अगर नर की बात करें तो कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन, सॉरी, अगर नर की बात करें तो कौन सा होगा आपका, टेस्टोस्टेरोन। तो यहां लिखोगे टेस्टोस्टेरोन। और वहीं पर अगर मादा की बात की जाए यानी महिलाओं की बात की जाए तो कौन सा होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन। अब अगला क्वेश्चन है, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्य नीति कहलाती है, यानी जो लैंगिक और जो अलैंगिक जनन होता है उसके बीच में एकांतरण की कार्य नीति क्या कहलाती है। और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये क्या कहलाती है, विषम युग्मन। क्या कहलाती है, विषम युग्मन, यानी हमारा 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित हैं और हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला कौन सा, ज्ञान, अनुप्रयोग, अनुमूल्यन, बोध। तो 3 नंबर क्या होगा, अनुमूल्यन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी प्रोफेसर BS ब्लूम ने भावात्मक जो पक्ष होता है उससे संबंधित उद्देश्यों को निम्न बताए हैं। और कौन कौन से बताए हैं, पहला आकलन बताया है, दूसरा आग्रह बताया है, तीसरा अनुक्रिया करना, और चौथा क्या बताया है, व्यवस्थापन बताया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इसी में, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है, यानी उत्तम परीक्षण की विश्वसनीयता, योजना, वस्तुनिष्ठता, या फिर क्या, विवेदीकारिकता। और इसमें एक ऑप्शन शायद है नहीं आपका, तो हम इसकी क्या देखेंगे, व्याख्या की बात करते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की व्याख्या देखें तो बोला एक उत्तम परीक्षण हेतु निम्न प्रकार की विशेषताएं क्या होनी चाहिए हमारे पास होने, सेकंड में योजना हो जाएगा हमारा, सेकंड क्या होगा, योजना। अब कौन कौन सी है, परीक्षण लेने में सरलता, व्यापकता, मूल्यांकन की सुगमता, वेदता, वस्तुनिष्ठता, और क्या, विश्वसनीयता। अगला है, प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है। तो जो प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री है उसका एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा इसमें से, ओवरहेड प्रोजेक्टर। कौन सा हो जाएगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसके बारे में थोड़ा बात करें तो प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का ओवरहेड प्रोजेक्टर एक प्रमुख उदाहरण है। जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है OHP, ये एक स्लाइड प्रोजेक्टर सिद्धांत पर कार्य करता है। OHP कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, स्लाइड प्रोजेक्टर सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें छवि को प्रदर्शित करने के लिए प्रकाश का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्मों का महत्व प्रदान करती है? और 4 ऑप्शन है। पहला कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर समस्या समाधान विधि। कौन सी? समस्या समाधान विधि। अब इसमें समस्या समाधान विधि के बारे में हम बात करेंगे तो समस्या समाधान विधि में क्या करेंगे कि ये विद्यार्थी की मानसिक क्रिया पर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? जो विद्यार्थी होता है उसके सोचने समझने की क्षमता क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसके ऊपर निर्धारित है। क्योंकि इस विधि में समस्या का चयन करके विद्यार्थी स्वयं के विचारों एवं तर्क शक्ति के आधार पर मानसिक रूप से समस्या के जो हल होते हैं उनको ढूंढकर नए ज्ञान को प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? तो पहला ही हो जाएगा। वैज्ञानिक जो नियम है वो किसके अंतर्गत आता है? विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है? तो इसको स्टार मार्क किया है। इस प्रश्न में बोनस अंक प्रदान किए गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम 134। विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? तो दल शिक्षण जो होता है उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण एक प्रकार का शिक्षण या अनुदेशात्मक कार्य होता है जिसे किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह को किसी विशेष समस्या या कठिनाई के निवारण हेतु प्रयोग में क्या किया जाता है? लाया जाता है। और उपचारात्मक जो शिक्षण है उसका मुख्य आधार निदानात्मक प्रक्रिया होती है। निदान के बाद ही उपचार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है क्या कहलाती है? मूल्यांकन। क्या कहलाती है? मूल्यांकन। एक बेहतरीन क्वेश्चन है शिक्षण विधि का, साइंस का, कि एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक में किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? मूल्यांकन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आंकलन करते हैं। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी भी छात्र के ज्ञान का क्या करते हैं? आंकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियां, किसी विषय के प्रति रुचि और प्रतिभा का आंकलन किया जाता है। यानी बेसिक रूप से अगर हम मूल्यांकन को समझने की कोशिश करें तो हम क्या बोलेंगे? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी भी छात्र के ज्ञान का आंकलन कर सकते हैं। यानी उस विद्यार्थी में क्या कमियां हैं, कौन से सब्जेक्ट में उसकी रुचि नहीं है, किस सब्जेक्ट में उसकी रुचि है, इन सब बातों का जो है हम पता लगा सकते हैं किसके द्वारा? मूल्यांकन विधि के द्वारा। परिभाषित करना क्रिया सूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है? और हमें 4 ऑप्शन दे रखे, तो किससे है? संज्ञानात्मक से। किससे है? संज्ञानात्मक से। बीएस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 भागों में किया। कितने भागों में? 3 भागों में। उसी के आधार पर जो ज्ञानात्मक पक्ष है इसके अंतर्गत निम्न पक्ष आते हैं, जैसे ज्ञान, बोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन और प्रयोग। यानी कि सबसे पहले याद रखना कि जो ब्लूम है उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 3 भागों में किया है। और ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत निम्न पक्ष आते हैं जो इस प्रकार से हैं: ज्ञान हो गया, बोध हो गया, विश्लेषण हो गया, संश्लेषण हो गया, मूल्यांकन हो गया और प्रयोग हो गया। अगला है, रेखीय विकर्मित अनुदेशन के निम्नलिखित पद में से कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से क्या है? संबंधित है। शिक्षण पद, परीक्षण पद, प्रस्तावना पद या अभ्यास पद। तो पहला ही ऑप्शन दे रखा शिक्षण
पद जो है वो हमारा क्या होगा, इस आंसर का, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी अभिकर्मित अनुदेशन छात्र द्वारा स्वतः शिक्षण एवं सीखने की क्या है, एक विधि है। इस विधि का जो विकास है वो किसने किया था, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे बीएफ सिकनर। कौन थे, बीएफ सिकनर। और कब किया था, 1945 में। और इस विधि को कितने भागों में बांटा था, इन्होंने 3 भागों में बांटा था। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि 0.75 केजी द्रव्यमान का एक पिंड छत से टंगी डोरी से लटका हुआ है, तो डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा। इसे हम क्या करेंगे, फॉर्मूले से करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करें, अगर एफ की बात करें तो एफ डोरी का बल है, और हमें पता है एफ बराबर फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, एम जी। एफ बराबर क्या होता है, एम जी। एम का मान द्रव्यमान दे रखा हमें, कितना दे रखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 0.75। और जी का मान हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एन, फोर्स की। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7.35 न्यूटन, यानी 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट। अब यहाँ से आपको कुछ चीजें देखने की आवश्यकता है। सबसे पहले फोर्स की बात की जाए यानी बल की, तो F बराबर हमारा क्या होता है, एम ए। और m क्या है यहाँ, द्रव्यमान, क्या है, द्रव्यमान यानी कि मास। और जो a है वो अपना क्या है, त्वरण, एसी लेसर, क्या है, त्वरण, एसी लेसर। F जो है वो अपना क्या है, बल यानी कि फोर्स। अगर हम बल की बात करें तो बल की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन, जिसे हम शॉर्ट में किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होता है, किसी भी चीज को धक्का देना या खींचना, वही क्या है आपका फोर्स है। अगर फोर्स की सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, खींचना या धक्का देना। क्या होगा, खींचना या धक्का देना, यानी कि पुश या पुल। क्या है आपका, पुश या पुल ही क्या है आपका फोर्स है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है, एक दोलन करते हुए सरल लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अधिकतम जो विस्थापन होता है वो अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, तो यानी सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी दोलन करते हुए जो सरल लोलक अपना होता है वो क्या करता है, अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी, अधिकतम होगी। अगला है, निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें तीसरा और चौथा दोनों मान रखे हैं। पहले में -8 के और दूसरा -8 डिग्री आर। अब देखो, किसी भी वस्तु का ताप परम शून्य ताप अर्थात -273.15 डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन से कम नहीं हो सकता। और निम्नलिखित इसका पैमाना है, फॉर्मूला है C - 0/100 इक्वल F - 32/100 इक्वल 180 इक्वल कितना R - 0/80 और इक्वल K - 273/100। यानी क्या होगा, C - 0/100 और इक्वल F - 32/180 बराबर कितना होगा, R - 0/80 इक्वल K - 273/100। अगला एकदम आसान क्वेश्चन है, 1 जूल तुल्य होता है, यानी 1 जूल का मान पूछ रहा है आपसे कि 1 जूल का मान कितना होता है। तो हमें पता है बेसिक रूप से जो 1 जूल होता है अपना, उसका मान कितना होता है, 10⁻7 जूल। और ऑप्शन में नहीं है तो इसको स्टार मार्क करके रखा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और जूल जो है वो MKS पद्धति का मात्रक है और अरक किसका है, CGS का। इस प्रश्न में भी क्या दिए गए थे, बोनस अंक दिए गए थे क्योंकि इसमें ऑप्शन करेक्ट नहीं थे। अब है, एक समतल दर्पण में 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। और आपको क्या दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। किसी व्यक्ति की पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का न्यूनतम आकार व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परावर्तन में अपवर्तन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जो कोण आई होता है वो क्या होता है, कोण आर के
इक्वल होता है। जितना ये कोण होगा उतना ही क्या होगा, ये कोण होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट है तो उसे अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई 3 फीट होनी चाहिए। अब अगला शानदार क्वेश्चन है कि ध्वनि का जो संचरण है वो कौन से माध्यम में होता है। तो हम सबको पता है किसमें होता है, अनुदैर्ध्य परगामी तरंग रूप में। ध्वनि का संचरण सभी माध्यमों में अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में होता है। ध्वनि निर्वात में कर सकती है क्या, आपके लिए HW है कि जो ध्वनि का संचरण होता है वो निर्वात में होता है या नहीं होता। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो ध्वनि का संचरण है क्या वो निर्वात में भी पॉसिबल है। अगर वो निर्वात में होता है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखोगे, और अगर ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में नो लिखोगे। तो ये आपका आज का क्या है, होमवर्क है, यानी HW है। अगला देखो, यह तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में संचरित होती हैं। अगला क्वेश्चन भी शानदार है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सी हरित ग्रह गैस है, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों ऑप्शन में से हमें क्या बताने है कि इनमें से कौन सी हरित ग्रह गैस है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या हाइड्रोजन है, या नाइट्रस ऑक्साइड है। तो हमारा क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी N2O क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर हरित ग्रह गैस की बात की जाए तो क्या बताओगे, नाइट्रस ऑक्साइड। यह ग्रीन हाउस गैस इंपैक्ट में 8% का योगदान करती है। कितने का योगदान करती है, 8% का। अगला है अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता। बताओ भाई क्या होता है अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, तो क्या होता है हमारा 3 नंबर, यानी NH4 और ब्रैकेट लगाकर 3N। अच्छे से याद कर लेना आप इसको, ये इसका रासायनिक सूत्र है। अब अगला है कि जो कृत्रिम रेशा होता है वो डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त एकलक है। तो 4 ऑप्शन है वो करेक्ट बताना। तो एथिलीन ग्लाइकोल और टर्फेथेलिक अम्ल, कौन सा हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल और टर्फेथेलिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल है। ये क्वेश्चन की बात की जाए तो आप मार्केट में कई सारे किताबें आपको मिलेगी, पर आप क्या करो, RBSC की बुक खोलना और चैप्टर देखना उसमें 10th क्लास का। ये आपके 10th क्लास की RBSC की जो साइंस की बुक लगी हुई है NCERT, उसके अंदर इसका आंसर आपको मिल जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूले की बात करें तो क्या बनेगा, MgOH2। ये किसका फॉर्मूला है आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। नीचे दे भी रखा था MgOH2, M कैपिटल कर लेना। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, एक अकार्बनिक यौगिक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता पाई जाती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कोयले का ऐसा कौन सा प्रकार है जिसमें जो कार्बन है C की मात्रा है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। और आपके सामने 4 बेहतरीन ऑप्शन है। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा 4 नंबर हो जाएगा, यानी एंथ्रेसाइट। कौन सा हो जाएगा, एंथ्रेसाइट। यानी जो कोयले की कार्बन मात्रा के अनुसार किसमें निम्नलिखित है, एंथ्रेसाइट में कितना, 80 से 95%। सबसे ज्यादा बिटुमेन में कितना, 40 से 80%। सर्वाधिक उपयोग भाप और विद्युत संचालित ऊर्जा के इंजनों के रूप में इसी का किया जाता है। लिग्नाइट में 40 से 55%। स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक, क्वेश्चन आ जाए, स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक कोयले का प्रकार कौन सा है, तो उसमें आप क्या बताओगे, लिग्नाइट। और पीट क्या है, 40% से कम है, यानी कोयला निर्माण की प्राथमिक अवस्था कौन सी है आपकी, पीट है। अगर क्वेश्चन आ जाए कोयला निर्माण की प्राथमिक जो अपनी प्राथमिक अवस्था है वो कौन सी, तो क्या बताओगे, पीट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के 149। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण है, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उनमें से आपको क्या बताना है, आउटपुट उपकरण बताना है। तो हमारा 4th हो जाएगा, यानी VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या हो जाएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। 4 नंबर करेक्ट।
आउटपुट उपकरण मॉनिटर, प्रिंटर, ईयरफोन, प्रोजेक्टर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इनपुट में क्या होंगे? ट्रैक बॉल, बारकोड, जॉयस्टिक और कीबोर्ड, माउस। अब एक में तो क्या होगा? बाहर निकालेगा और एक में अंदर लेगा प्रोसेस के लिए। वही आपके आउटपुट और क्या है? इनपुट है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम अपने आज के 150 नंबर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूं आपको कहाँ मिलेगा, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 8th क्लास आरबीएससी के बुक लेना आप, और साइंस की, और चैप्टर नंबर 2, और उस चैप्टर का नाम क्या है? सूक्ष्म जीव। और उस सूक्ष्म जीव के चैप्टर में आप चैप्टर स्टार्ट करना, 2-3 पन्ने जब पलटोगे तो एक टेबल बनी हुई है जहां पर इधर तो वैज्ञानिक का क्या बना है? फोटो बनी है उनकी, और ऐसे बैठे हैं वो यहाँ पर चश्मा लगाकर, और इधर उनके बारे में जीवन परिचय लिखा है, उसमें आपको पेनिसिलिन के बारे में लिखा हुआ है। तो पेनिसिलिन की खोज की बात करें तो किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी साइंस के क्वेश्चन थे, टीचिंग मेथड को छोड़कर सारे के सारे क्वेश्चन हमारे जो ऑथेंटिक सोर्स है, यानी जो आरबीएससी की बुक्स हमारे गवर्नमेंट स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में जो लगी हुई हैं, उन्हीं में से हमारे सारे क्वेश्चन उठकर आ रहे हैं। तो आपको दाएं बाएं कहीं भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप रीट लेवल 2 या फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑथेंटिक सोर्स, ऑथेंटिक किताबें उठाइए, हमारे जो बोर्ड ने लगा रखी हैं, आरबीएससी बोर्ड ने, उन किताबों से आपको हूबहू जो है वो पर्सन मिल जाएंगे। पेनिसिलिन की खोज स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी, और 1941 में इसे चिकित्सीय प्रयोग की अनुमति मिली थी। और ये जो दवा है ये कौन सी है? सिफिलिस रोग निवारक हेतु उपयोगी। किसके लिए है? सिफिलिस नामक कोई रोग होता है उसके लिए ये दवाई ली जाती है। तो आज हमने अपने साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन किए। क्या किए? पीवाईक्यू क्वेश्चन। और टोटल कितने क्वेश्चन किए हमने? 30 क्वेश्चन किए, जिसके अंदर हमारे क्या आ गए? टीचिंग मेथड भी इंक्लूड हो गया, यानी सब्जेक्ट का टीचिंग मेथड और प्लस में आपके जो सब्जेक्ट है थ्योरी। अब आपने क्वेश्चन देखे होंगे साइंस के, जितने भी क्वेश्चन थे सब के सब हमारी आरबीएससी की किताबों से उठे हुए हैं। मैंने तो आपको इतना तक बता दिया कि ये क्वेश्चन आपको कौन से पेज पर मिलेगा, कहाँ कौन से चैप्टर पर मिलेगा, किस किताब में मिलेगा। अब पढ़ना आपके हाथ में है। आप अपनी तैयारी को दुगने जोश के साथ कंटिन्यू करते रहिए, और आप ये मत देखिए कि पोस्ट कम है। अब कई सारे बच्चे क्या करते हैं? कमेंट करते हैं कि मैम तैयारी करें या नहीं करें, पोस्ट तो कम ही आई है, लेवल फर्स्ट देख लो आप, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट। अब अगर मैं लेवल के अकॉर्डिंग पोस्ट की बात करूं तो आप खुद सोच के देखिए। मानती हूं मैं बेरोजगारी बहुत है, कंपटीशन तकड़ा है हमारे बीच, मुकाबला बहुत शानदार है, पर हम डिमोटिवेट तो नहीं हो सकते ना ये सोचकर कि पोस्ट कम है। रीट की 7000 के समथिंग अभ्यर्थना बता रहे हैं, तो दोनों लेवल के अंदर जब बटेगी तो 3500 आएगी। पर उसमें से उन 3500 में से हमें कितने चाहिए? एक चाहिए सिर्फ। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि मतलब बोलना आसान है, कहना आसान है। अगर हम शुरू में ही ये चीज सोच लेंगे कि पोस्ट कम है और हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप मुझे खुद बताइए कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। जब आप खुद ये चीज मान लेते हैं कि वैकेंसी कम है और वैकेंसी कम है तो मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? भले ही पोस्ट 2500 हो, 3500 हो, 7000 हो, इन तीनों में से आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए ना। आप एक ही के ऊपर लगोगे, ये तो है नहीं कि आप 2-3 पोस्ट चाहिए आपको। तो आपको एक पोस्ट चाहिए, तो आप उस एक पोस्ट के हिसाब से अपनी मेहनत को दुगने तरीके से कीजिए, और मेहनत इतनी शांति से करो कि आपकी है जो सफलता है वो शोर मचा दे। हमारी आदत होती है, हम क्या करते हैं? बताने लग जाते हैं, और फिर लोग हमें अपनी राय देते हैं जो हमें कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करती हैं। मैंने भी अपनी पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें अनुभव की हैं। मैंने देखा है, अगर हम किसी के सामने साधारण बातें करते हैं, उस समय बताते हैं कि मैं इसकी तैयारी करता हूँ, तो सबसे पहला यही होता है कि यार कंपटीशन बहुत है, और कंपटीशन के अलावा क्या है? दूसरी चीज कि पोस्ट काफी कम है। और वो बंदा ये हमें बोल के चला जाता है, पर वो खुद उस चीज की तैयारी कर रहा होता है। तो हमें इस चीज से बिल्कुल दूर रहना है। अगर कोई हमें बोलता है कि पोस्ट कम है, तो हमें मुस्कुरा के कहना है कि कोई बात नहीं, पोस्ट कम है, मुझे एक ही पोस्ट चाहिए और एक पोस्ट मेरे लिए काफी है। क्योंकि कहते हैं ना,
सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, कि सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। इसी तरह एक और लास्ट कोट है, फिर हम अपनी क्लास को आज यहीं पर बंद करते हैं और मिलेंगे दोबारा से कल इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, PYQ की सीरीज को। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा, कि बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत।